हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 13 अक्टूबर के द हिंदू के एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है वो बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा ये है, इन्फ्लेशन एक्सेलरेट टू 7.41% हाईएस्ट सिंस अप्रैल। ठीक है, तो ये पढ़ना हमें इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इसके बारे में पहले भी हम जिक्र किए थे कि जो इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट दिखा है। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो अप्रैल से लेके हाईएस्ट दिख रहा है। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, जो कि हम कई बार कवर कर चुके हैं। आगे आएंगे हम, तो हम यहाँ आगे हैं पेज नंबर 8 पे। ठीक है, पेज नंबर 8 पे हम यहाँ आए हैं। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, विंटर इज़ कमिंग। क्या पढ़ना है, विंटर इज़ कमिंग। तो इसमें क्या पढ़ना है कि मिनट, इंडिया ग्रोथ इम्पल्स स्लोन द IMF वॉर वर्स्ट येट टू कम। इसमें बताया जा रहा है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटपुट रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या बताया गया है कि ग्लोबल ग्रोथ होप्स 2022 एट 3.2%। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि ईयर 2023 मतलब 2023 का साल जो होगा वो एक रिसेशन की तरह होगा बहुत सारे वर्ल्ड के लिए, पीपल इन द वर्ल्ड। 2003 को एज अ रिसेशन देखा जाएगा मतलब बहुत सारे लोगों के लिए वर्ल्ड में। फंड हैज़ कॉशन्ड द वर्स्ट इज़ येट टू कम। हो जा रहा है कि वर्स्ट इज़ येट टू कम, की वर्स्ट कंडीशन आने वाली है अमिड टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी टू कर्ब सब बॉर्नी हाई इन्फ्लेशन एंड स्पायरिंग एनर्जी एंड फूड क्राइसिस। ठीक है, तो देखो और ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट होने वाली है इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन की बात है। दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट एस्टिमेट आफ्टर द वर्ल्ड बैंक 6.5 असेसमेंट दैट पेज है GDP राइज बिलो 7%। अब GDP देखो कितनी हो गई है, बिलो 7% हो गई है। ठीक है, विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्दर्न ब्लॉक मैड्रिन्स आर एक्सपेक्टेड दिस ईयर। तो ये सिचुएशन है क्या चल रही है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखना है, आगे देखेंगे। इसके बाद कौन सा पढ़ना है, इसके बाद हमको पढ़ना है द वॉर अगेंस्ट इलीगल गुड्स एज इंडियन फाइट। ठीक है, तो ये वाला हमें पढ़ना है, द वॉर अगेंस्ट इलीगल गुड्स एज इंडियन फाइट। अब इसमें देखते क्या बताया जा रहा है। इंडियन होलसेल इन्फ्लेशन आर रेट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग सिंस जुलाई दिस ईयर बट हैज़ रिमेन डबल डिजिट सिंस अप्रैल। डबल डिजिट में देखा गया है इन्फ्लेशन। ठीक है, अप्रैल से लेके 21 से लेके 2021 अप्रैल से डबल डिजिट में देखा गया। तो इसमें भी पूरा इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड जो है वो बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आएंगे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे हमें पढ़ना है वी नीड अ फॉरेस्ट लेड COP27। ठीक है, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना है हमें। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल। देखो इसमें क्या है, इन सितंबर स्टडी पब्लिश्ड इन जनरल साइंस सेड अर्थ में हैव ऑलरेडी पास्ड थ्रू 5 डेंजरस टिपिंग पॉइंट ड्यू टू 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल हीटिंग कॉज बाय ह्यूमैनिटी टू डेट। तो ये है। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए कि देखो यहाँ पे बोल रहे हैं हिस्ट्री इज ऑन द साइड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है, इसमें है नॉर्मान बरलॉग हैं फॉर इंस्टेंट अनचर्ड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, वहाँ से आया विच फिट बिलियन ऑफ पीपल एंड इंक्रीज इट। देखो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो हरित क्रांति भी हिंदी में से बोलते हैं। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो क्या हुआ था, बिलियंस ऑफ पीपल थे जिनकी ईल्ड, ठीक है, इंक्रीज हुई थी। बट वी में नीड अ फ्यू मिलियन क्लाइमेट बरलॉग टू टैकल द प्रॉब्लम शेयरिंग एट अस। टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म क्या है, COP26 एज ग्लासगो। तो ये हम बहुत पहले 2021 में हमने देखा था कि COP26 कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। ऑल्सो फुल टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म। देखो अब 2021 की चीज़ें हैं, याद करना है 2021 की चीज़ें हैं, पर उसको अभी भी हमको याद रखना है कि क्या हुआ था, COP26 कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ देखो बात की जा रही है, देयर वॉज एन ऑब्जर्वेशन दैट एवरी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन डिस्कस एट COP26 डिपेंड ऑन जस्ट 3 सोर्सेज। ठीक है, कि डिपेंड हो वो 3 सोर्सेज पे। उसमें बताया गया है एक, ठीक है, एन इलेक्ट्रिसिटी मतलब नॉन इमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर। ठीक है, ये है। इसके बाद हमें आगे देखना है यहाँ पे है रीन्यूएबल
यानी कि न्यूक्लियर फिजन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज और बायोमास। टोटल डिमांड जो है सोर्सेज के लिए रिक्वायर है, प्लान डिस्कस एट COP26 कैन नॉट बी मेड बाई 2050। जो प्लान डिस्कस किया गया है COP26 कैन नॉट बी मेड बाई 2060। तो ऐसा देखा जा रहा है कि सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो देखो क्या होता है 2050 तक चीज़ें हो पाती या नहीं। आप देखो करेंटली 4 किलोवाट पर डे जो एन इलेक्ट्रिसिटी है पर पर्सन, ठीक है, ये है। बट COP26 प्लान रिक्वायर 32, उनका प्लान क्या रिक्वायर करता था 32 रेंज 16 to 48 और करेंटली 6 kg CCS है पर पर्सन पर ईयर। बट COP26 ने प्लान किया था 3600 रेंज, ठीक है। अब इसमें है वी ईट 100 ग्राम्स प्लांट बेस्ड फूड पर पर्सन ईच ईयर बट प्रोड्यूसिंग इनफ बायो कैरासिन। प्रोड्यूस क्या करते थे, इनफ बायो कैरासिन टू फ्लाई एट द टुडे लेवल रिक्वायर 200 kg ऑफ एडिशनल हार्वेस्ट, ठीक है। तो ये भी है। अब यहाँ देखो 2003 में केन कैलरीरा जो है, ठीक है, कार्नेजी इंस्टीट्यूट है, प्रोनाउंसिएशन आप सही कर लेंगे। तो इसमें है, अब उसमें न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड उन्होंने बात की है, ठीक है, कि वो जो भी न्यूक्लियर प्लांट है जिसकी ज़रूरत है उसकी वर्ल्ड क्लीन एनर्जी कैपेसिटी की एवरीडे 2000 है, ठीक है। एंड 2050 टू अवॉइड कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज, तब तक क्या करना है, कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करना है। तो ये सारी बातें हैं। टेक सेंट्रिक मिटिगेशन हुए हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन, लीव फॉरेस्ट, इकोनॉमी एंड सब्जेक्ट सच एज क्या था, कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट, याद रखना है ये कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे हम ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, ओके। इसके बाद है वाइल देयर वॉज अ डिफॉरेस्टेशन से भी रिलेटेड पूछा जाता है। वाइल देयर वॉज अ डिफॉरेस्टेशन एंडिंग क्लाइमेट कमिटमेंट टू COP26 द नेचर ऑफ द प्लेज वॉज वेग, ठीक है। कंट्रीज में ईजिली अटेम्प्ट टू अचीव देयर नेट जीरो डिफॉरेस्टेशन गोल। तो है कि कंट्री क्या कर सकती है, ईजिली अवेलेबल कर सकती है नेट, मतलब अचीव कर सकती है नेट जीरो डिफॉरेस्टेशन गोल को थ्रू मोनोकल्चर फार्मिंग। किसके थ्रू कहना है ये भी याद रखना है, मोनोकल्चर फार्मिंग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। मोनोकल्चर फार्मिंग से ऐसा कर सकते हैं। दिस वोंट बी मच ऑफ द हेल्थ साइंटिस्ट इन अ कमेंट्री इन द नेचर हैव स्टेटेड दैट नेचुरली प्रिजर्व फॉरेस्ट आर 40% मोर देन इफेक्टिव दैट। तो कुछ फेनोमेना यहाँ निकल के आए हैं जो यूज़ ही किए जा सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिंग नेचुरल सिंक में क्या है, IPCC लैंड रिपोर्ट, IPCC की लैंड रिपोर्ट आई। लैंड रिपोर्ट एस्टिमेट में क्या हुआ, लैंड सर्व एट लार्ज CO2 सिंक, ये याद रखनी है पॉइंट। There are growing body of evidence that large proportion of required removal could be achieved by serving natural sink, improving biodiversity protection and restoring ecosystem. Restore करें क्या, किस चीज़ को, ecosystem को। Preserving earth cyclical process by protect करना है terrestrial ecosystem को, natural sink and transformation को, ये भी important है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, तो ये important है। आगे देखेंगे हम पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे हमें कौन सा पढ़ना है, चाइना वुल्फ वॉरियर एरा। चाइना वुल्फ वॉरियर एरा, वुल्फ होगा चाइना वुल्फ वॉरियर एरा, ठीक है, याद रखना है कि चाइना का वुल्फ वॉरियर एरा से रिलेटेड आया था। तो ये टर्म भी कई बार यूज़ किया जा सकता है IR में, ठीक है, वुल्फ वॉरियर। अब देखते हैं इसमें क्या बात की जा रही है। चाइना फॉरेन पॉलिसी अपीयर टू बी कॉट बिटवीन वॉर on the one hand presenting itself as the survivor of the UN centric world order and globalization। किस चीज़ पे सर्वाइव हो रहा है, UN United Nations centered world order and globalization building as Mr. Xi has a community of shared destiny। कौन सी कम्युनिटी से, कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी, एंड सो द अदर परस्यूइंग चाइना कोर इंटरेस्ट एवर मेड एग्रेसिवली रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंस। अब इसमें बताया जा रहा है जो चाइना ने लॉन्च किया है, ये बार बार जिक्र होता है। तो हम जब इंडिया और चाइना का रिलेशन लिखेंगे या इंडिया जैसे IR में कोई भी क्वेश्चन चाइना से रिलेटेड रहा जिसपे हमें लगता है कि हम BRI को ऐड कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखेंगे लगातार न्यूज़ में ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, launch of Belt and Road Initiative in 2013 was Mr. Xi's signature foreign policy initiative and platform to stake China claim to global leadership, but Beijing today is facing criticism। पर बीजिंग जो है अभी क्या कर रहा है, फेस कर रहा है क्रिटिसिज्म फॉर राइजिंग डेट लेवल इन मेनी पार्टनर कंट्रीज। क्योंकि उसने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करता है, पर वो कंट्रियाँ क्या हो जाती हैं, डेट डेफिसिट में आ जाती हैं चाइना के साथ, ठीक है।
एंड फॉर अनसस्टेनेबिलिटी इन सम ऑफ इट्स प्रोजेक्ट। अनसस्टेनेबिलिटी भी देखी जाती है। अब देखो इसमें क्या है, द सी सेविंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप ड्यूरिंग सी डिकेड फ्रॉम द हाई ऑफ टू इनफॉर्मल समिट इन वुहान में जो चाइना की जगह है 2018 में क्या हुआ। एंड ममल्लापुरम साउथ में है, जब वहाँ से चाइना से आए थे तो याद होगा 1-2 साल पहले का है, तो ममल्लापुरम में आए थे 2019 में, ठीक है। स्टिल ऑन गोइंग बॉर्डर क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय चाइनीज मिलिट्री मल्टीपल ट्रांसग्रेशन हैज़ प्लंग्ड रिलेशन टू लोवेस्ट लेवल सिंस नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज इन 1980। तो चाइना से रिलेटेड है ये, जो कि पढ़ने की ज़रूरत है। चाइना का वुल्फ एरा क्या है, मतलब ये फॉरेन पॉलिसी और जो बॉर्डर डिस्प्यूट और डेट डेफिसिट वगैरह चाइना से जो भी पार्टनरशिप करती कंट्रियाँ तो उनको फेस करनी पड़ती है। आगे आएंगे पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे हम आ जाएंगे। इसमें हमें पढ़ना है ग्रैंड्यूर ऑफ चोला एम्पायर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बन के आ गया, सीधा चोला एम्पायर के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, हिस्ट्री में, ठीक है। तो हमें चोला एम्पायर ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चोला एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है ये देखेंगे। इसमें है आवर हिस्ट्री हैज़ बुक टाइटल टू रेड अबाउट द एनिशियंट तमिल किंगडम सच एज चोलास के बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। विद मणिरत्नम पुनियन सेल्वन फर्स्ट। अब देखो एक फिल्म रिलीज़ हुई है मणिरत्नम की, पुनियन सेल्वन, जिसमें ऐश्वर्या राय भी है, ठीक है। वो बेस्ड है कल की वंडरफुल क्रिएशन ऑफ वर्ड ऑफ चोला पे, ठीक है। mesmerizing audience, there is a renewed interest in knowing more about one of the oldest and longest ruling dynasty in the history, क्योंकि चोला क्या रही, longest ruling dynasty रही हिस्ट्री में सदर्न इंडिया के, स्प्रेडिंग ओवर 4 centuries, 4 centuries तक की इसका जो भी प्रभाव रहा वो देखने को मिला, मतलब इसका शासन देखने को मिला। When monuments era like Chola are missing from pages of history, best option to know more about the ancient civilization is to read from available literature that talk about the valor and conquest of these kings, this trade link and wealth, style of administration, क्या स्टाइल था एडमिनिस्ट्रेशन का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, क्विज़न यानी खाने की चीज़ें, स्किल ऑफ द पीरियड, और स्किल क्या थे उस पीरियड में, मोनूमेंटल रिलिक्स लेफ्ट बिहाइंड द मैजेस्टिक ब्रॉन्ज, ठीक है, ओके, 1 lakh इंस्क्रिप्शन एंड टेम्पल which are characteristics of times are the eye of the fear on all recent archaeological discoveries। आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज पता होगी सबको क्या होती है कि जब भी किसी पुरानी चीज़ों का पता लगाया जाता है, जैसे कोई चीज़ खोद के पता लगाई जाती है, जैसे कई बार कोई मेटल मिलता है, कोई सिक्के मिलते हैं, तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करती है, वो चीज़ों को खोजती है, पुराने समय की चीज़ों को खोजती है। एंड इंटरप्रिटेशन और ऑल्सो अ ग्रेट वे टू एक्सप्लोर। तो ये थी इसकी स्टोरी, बाकी अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी से रिलेटेड है। तो याद रखना है ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि मणिरत्नम की फिल्म आ रही है पोनियन सेल्वन, ठीक है, उस पर बेस्ड है। मैं पूरा भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ पर वीडियो हमेशा बहुत लंबी हो जाती है। आगे आएंगे उसके बाद पेज नंबर 12 पे। इसमें हमें पढ़ना है इंडिया चाइना होल्ड कंसल्टेशन इन बीजिंग डेज अहेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस। तो ये इंडिया और चाइना से रिलेटेड है, जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखो हमेशा इंडिया चाइना से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारा IR में क्वेश्चन बन सकता है इंडिया चाइना से रिलेटेड, मेंस में भी बन सकता है और प्री में भी थोड़ी बहुत जो भी स्टेटमेंट वगैरह आ जाती है वो कर सकते हैं, बाकी मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे हमें क्या पढ़ना है, पेज नंबर 14 पे है अ डे टू एक्सप्लोर बियर नेसेसिटीज़, डे टू एक्सप्लोर बियर नेसेसिटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है, ठीक है। ऑन फर्स्ट वर्ल्ड स्लोथ बियर डे, क्या रहा याद रखना है ये, फर्स्ट वर्ल्ड स्लोथ बियर डे, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी अर्ज एवरी जू इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट ओकेजन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन स्पीसीज ऑफ बियर। ये किस चीज़ के लिए किया गया, ये किया गया है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन स्पीसीज ऑफ बियर के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको जिससे कंजर्व किया जा सके। द फर्स्ट वर्ल्ड स्लोथ बियर डे ऑब्जर्व किया गया वेडनेसडे को, जनरेट किया गया अवेयरनेस स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एफर्ट अराउंड यूनिक बियर स्पीसीज, ठीक है। अब देखो इनको क्लासिफाइड एज वनरेबल
क्लासिफाइड ये कैसे हैं, वनरेबल ऑन IUCN रेड लिस्ट। अब जितने भी लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि पूछा जाता है कि IUCN के लिस्ट में ये जो जिसके बारे में हमने पढ़ा है वो किस में आती है, डेंजर्ड में, क्रिटिकल में, वनरेबल में, तो ये वनरेबल में है, ठीक है, याद रखना है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट 90% स्पीसीज पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया, 90% इंडिया में फाउंड होती है। प्रपोजल फॉर ऑब्जर्विंग वर्ल्ड स्लोथ बियर डे मोटेड बाय वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया, ठीक है, तो ये चीज़ है। इसमें एक चीज़ और है, 2 decade एंड IUCN स्पेशल सर्वाइवल कमीशन स्लोथ बियर एक्सपर्ट टीम एक्सपेक्ट द प्रपोजल एंड डिक्लेयर द डेट टू सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करने की बात यहाँ पे की गई है। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1, ये लिस्ट है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। याद होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस प्री में आते हैं। वनरेबल है, पहली बात याद रखनी है, IUCN के रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में आता है और शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है, याद रखना है। परफॉर्मिंग डांसिंग भी है देयर फॉर रिजॉल्विंग 400 ओल्ड बारबेरिक, ठीक है, बारबेरिक ट्रेडिशन ऑफ डांसिंग बियर, ठीक है, विल ऑल्सो प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड टू द नोमैडिक कालंधर कम्युनिटी मेंबर्स। ये भी याद रखना है कि कौन सी कम्युनिटी की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें याद रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। फिर हम आगे आ जाएंगे, ये हमने कर लिया। इसके बाद हमको आ जाना है पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें कौन सा पढ़ना देखना है, हमें बाइडन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी फोकस ऑन चाइना रसिया। तो बाइडन की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो फोकस कर रही है चाइना और रसिया में। तो ऑब्वियस है, ये हम बहुत दिन से देख रहे हैं, तो इसमें वही चीज़ें हैं पढ़नी है कि वो चाइना और रशिया को काउंटर कर रही है। बहुत सारी आपको पता है वो सब लगाई है सैंक्शंस वगैरह, तो वही है। फिर पेज नंबर 16 पे आएंगे, इसमें है अगस्त इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिंग 0.8% इन्फ्लेशन ड्रैग। तो इसमें वही इन्फ्लेशन से रिलेटेड बात ही जा रही है जिसमें 0.8% इन्फ्लेशन ड्रैग हुआ है, तो उसका पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है क्योंकि इन्फ्लेशन की रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स रेट। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। द हिंदू का एनालिसिस आप लोग को पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।